गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में विभिन्न तरह के चैप्टर को पढ़ा। इसके अलग अलग भागों को हम लोगों ने देखा, जैसे कि द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ा। अब पार्टनरशिप में ही हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी व्यवसाय में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं, एक लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से एक निश्चित ठहराव के अंतर्गत, तो साझेदारी व्यवसाय कहलाती है। और साझेदारी व्यवसाय का एक्ट क्या है? तो साझेदारी व्यवसाय का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत ही इसका डिफिनीशन सेक्शन 4 के अंतर्गत दिया गया था। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप डीड जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में हम लोग चूँकि जानते हैं कि एक ओनर तो है नहीं, एक स्वामी तो है नहीं, इसके वजह से विभिन्न तरह के स्वामी हैं, जिसके वजह से साझेदारों में मतभेद पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मतभेद को ख़त्म करने का काम चूँकि पार्टनरशिप डीड करता है, तो किसी भी साझेदारी में पार्टनरशिप डीड का होना आवश्यक है। पार्टनरशिप डीड अगर मौजूद ना हो तो विभिन्न तरह के विवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोग एग्रीमेंट को देखते हैं। एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, यानी कि ठहराव का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले प्रस्ताव देना और उस पर स्वीकृति जताना। प्रस्ताव और स्वीकृति यहाँ पे कौन किसको देगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो जो भी व्यक्ति होंगे सबसे पहले आपस में एक प्रस्ताव देंगे और सारे व्यक्ति उसमें मिल के उस पर सहमति जताएंगे। यानी कि सबसे पहले प्रस्ताव दिया जाता है और प्रस्ताव के पश्चात उस पर सहमति जताई जाती है, तो एग्रीमेंट का निर्माण होता है। अब उस एग्रीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? ठहराव। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में प्रस्ताव देते हैं और उस पर सहमति जताई जाती है, प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव दी जाती है और जो सहमति देने वाला है, ठीक है, यानी एक्सेप्टर है, उसके द्वारा सहमति जताई जाती है, तो एग्रीमेंट का निर्माण होता है, ठहराव का निर्माण होता है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट को भी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, यानी कि सबसे पहले ऊपर हम लोग एग्रीमेंट को समझ चुके हैं। तो एग्रीमेंट और साथ ही साथ इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, यानी कि ठहराव के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो वैधानिक रूप से परिवर्तनीयता हो। तो दोनों के मिलने से क्या होता है? तो एग्रीमेंट और इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, इन दोनों के मिलने से किस चीज़ का निर्माण होता है? कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है, यानी कि अनुबंध का निर्माण होता है। और पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनरशिप डीड इसी संबंध में इसका इस्तेमाल करते हैं, डीड। ठीक है, यानी कि सारे साझेदार पहले प्रस्ताव देंगे और उस पर सहमति जताएंगे। ठीक है, अब ये प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो प्रस्ताव में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हो सकता है, किस साझेदार को कितना सैलरी देना है, ठीक है, कमीशन कितना देना है, साथ ही साथ साझेदारी व्यवसाय जो है कब तक चलेगी, साझेदारी व्यवसाय का समय, या कौन से साझेदार कब इंटर हुआ है और वो कब साझेदारी व्यवसाय से निकल सकता है, यानी कि कुछ मुख्य बातों का उसमें सम्मिलन रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर साझेदारी व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड उपस्थित हो भी सकता है, उपस्थित नहीं भी हो सकता है। और ये जो डीड है दो फॉर्म में हो सकता है, एक वर्बल, ठीक है, और दूसरा किस रूप में? रिटन फॉर्म में। तो पार्टनरशिप डीड जो होता है
वो वर्बल और रिटन दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्बल यानी कि मौखिक, मुंह से कही गई बातों का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी डीड होता है तो वो रिटन फॉर्म में जब होता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि वर्बल क्या है, अभी कोई साझेदार ने किसी बात पे सहमति जताई लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर सकता है। तो ऐसे तरह की स्थिति में जो रिटन होता है, रिटन एक साक्ष्य के रूप में रहता है और कोई भी साझेदार अपनी बातों से मुकर नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो रिटन है मान्य है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को देखा। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम लोग पार्टनरशिप डीड को समझ गए, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड हम लोग अनुबंध को या एग्रीमेंट को इसी सेंस में लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोग समझ चुके हैं कि साझेदारी व्यवसाय एक अनुबंध के द्वारा ही चलती है, क्योंकि अनुबंध के अभाव में साझेदारी व्यवसाय में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, साझेदारों के बीच मतभेद पैदा हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे तरह के स्थिति में जो पार्टनरशिप डीड है उसमें उसके अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद रहेगा तो साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, और पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं होगा तो साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, या फिर कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि साझेदारी में देखा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी अधिकार हो सकते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार बदले नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदार के अधिकार होते हैं उसमें अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अधिकार को समझने के लिए हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सामान्य अधिकार जो अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय में कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि अगर चाह भी जाए तो अनुबंध करके उसको बदला नहीं जा सकता है। और दूसरे रूप में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे तरह के अधिकार यानी कि साझेदारों के कुछ ऐसे प्रकार के अधिकार जो अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। यानी कि साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदार का अधिकार है उसमें चाहा जाए परिवर्तन करने का तो उसको एक अनुबंध द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में हम लोग देखते हैं। नंबर 1, साझेदारी संबंधी तथ्य जानना। साझेदारी संबंधी तथ्य जानना, साझेदारी संबंधी तथ्य को जानना हर साझेदार का अधिकार है, ठीक है। और चाह के भी इसको अनुबंध द्वारा बदला नहीं जा सकता है। सारे के सारे जो भी साझेदारी व्यवसाय में जो भी साझेदार हैं उनका ये अधिकार है कि वो साझेदारी से संबंधी किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को वो जान सकते हैं, उनको जानने का अधिकार है, ठीक है। और उसको चाह के भी अनुबंध द्वारा नहीं बदला जा सकता है। नंबर 2, कपटपूर्ण व्यवहार से क्षतिपूर्ण करना। कपटपूर्ण व्यवहार से क्षतिपूर्ण करना यानी कि कोई एक साझेदार या फिर साझेदारों में से कोई साझेदार छल कपट करता है दूसरे साझेदार के प्रति, तो ऐसी तरह की स्थिति में ये अन्य साझेदारों का ये अधिकार है, या जिसके साथ छल कपट हुई है जिस साझेदार के साथ, उसका ये अधिकार है कि वो मुआवजे की मांग करे, ठीक है, या क्षति की मांग कर सकता है। तो उसका ये अधिकार है और इसको भी अनुबंध द्वारा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, बिना सर्वसम्मति के फर्म में परिवर्तन नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी जो व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय में कोई भी डिसीजन सर्वसम्मति से की जाती है। केवल वही डिसीजन सर्वसम्मति से नहीं लिया जाता है जो कि दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं। तो जो भी दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उसको करने के लिए या उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेना है या फर्म में परिवर्तन करना है तो इसके लिए सारे साझेदारों का सर्वसम्मत होना यानी कि एक मत का होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हर साझेदार का ये अधिकार है कि बिना उनके मत के यानी कि बिना उनके ये स्वीकार किए हुए साझेदारी फर्म में यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो फर्म है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, आपत्तिकाल में अधिकार। आपत्तिकाल इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मानव के जीवन में भी विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि मृत्यु के कगार पर पहुंच जाना
या फिर ऐसे तरह की स्थिति आ जाना जब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से साझेदारी व्यवसाय में या किसी भी तरह के व्यवसाय में इमरजेंसी पीरियड आ सकती है, यानी कि व्यवसाय हानि करते जा रहा है और एक ऐसा समय आ सकता है जबकि व्यवसाय का पूरी तरह से अंत हो सकता है। तो ऐसे तरह की स्थिति में हर एक साझेदार का ये अधिकार है, जो कि एक जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है, सामान्य सोच वाला व्यक्ति जिस प्रकार की बुद्धि विवेक रखता है, तो उसी प्रकार से साझेदारी में भी जो भी साझेदार होगा, आपत्तिकाल के समय में साझेदारी व्यवसाय के लिए जो भी उचित होगा, ठीक है, उचित निर्णय होगा, उस उचित निर्णय को कोई भी साझेदार ले सकता है। तो इमरजेंसी पीरियड में हर एक साझेदार को यह अधिकार होता है कि साझेदारी से संबंधित किसी भी तरह का वो निर्णय साझेदारी व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वो निर्णय ले सकता है। और ये जो अधिकार है अनुबंध द्वारा बदला नहीं जा सकता है। चाह भी जाए कि अनुबंध करके इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, न्यायपूर्ण और विश्वासयुक्त व्यवहार। न्यायपूर्ण और विश्वासयुक्त व्यवहार, चूँकि साझेदारी व्यवसाय में हर एक साझेदार का दूसरे साझेदार पे विश्वास करना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में साझेदारी व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल सकती है अगर पार्टनरशिप डीड अनुपस्थित हो तो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि साझेदारी व्यवसाय में किसी अन्य साझेदार का भी आगमन होता है, ठीक है, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में एडमिशन होता है, या फिर साझेदारी व्यवसाय में कोई अन्य साझेदार है जिससे कि पहले किसी अलग तरह से बात कही गई थी उसके अधिकार को लेके, लेकिन अब उसके अधिकारों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाता है कि हर एक साझेदार का ये अधिकार है कि हर एक साझेदार दूसरे साझेदार के साथ न्यायपूर्ण का व्यवहार करे, ठीक है, और एक साझेदार दूसरे साझेदार पे विश्वास करे। तो न्यायपूर्ण और विश्वासयुक्त व्यवहार का ये जो अधिकार है, चाह के भी अनुबंध द्वारा बदला नहीं जा सकता है। तो ये ऐसे तरह के अधिकार हैं जो कि सामान्य अधिकार जो कि अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रकार के अधिकार जो चाह के भी अनुबंध द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब साझेदारी व्यवसाय में हम लोग ये भी देख सकते हैं, साझेदारी अधिकार को हम लोगों ने अभी तक देखा कि कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि अनुबंध द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय में सारे साझेदारों के अधिकार समान होते हैं, लेकिन उसको चाहा जाए तो कुछ ऐसे तरह के अधिकार भी होंगे जिसको कि अनुबंध करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अधिकार जो अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट को हम लोग देखें तो व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय को संचालन में हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय को कोई एक साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकता है या फिर सारे के सारे साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। ये सारे साझेदारों का अधिकार है। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट कर लिया जाए कि सारे साझेदार व्यवसाय का संचालन नहीं करेंगे बल्कि उसमें से कोई व्यक्ति विशेष ही व्यवसाय का संचालन करेगा, तो ऐसे तरह से अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 2, सम्मति प्रकट करने का अधिकार। सम्मति, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में किसी भी तरह की परिवर्तन करने के लिए सम्मति प्रकट करने का अधिकार हर एक साझेदार को होता है। लेकिन कुछ विशेष तरह की परिस्थिति में अगर चाहा जाए तो एक एग्रीमेंट कर लिया जाए, एक अनुबंध कर लिया जाए कि कोई साझेदार, मान लीजिए कि कोई ऐसा साझेदार है जिसने पूंजी नहीं लगाया हो या फिर व्यवसाय का संचालन नहीं करता हो या फिर माइनर हो सकता है या किसी अन्य तरह का साझेदार हो, ठीक है, तो उसके सम्मति की आवश्यकता नहीं है। तो एक अनुबंध कर लिया जाए कि उस व्यक्ति का, उस साझेदार का सम्मति होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसे तरह के स्थिति में एक एग्रीमेंट द्वारा सम्मति प्रकट करने के अधिकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार। बहियों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हर एक व्यवसाय में खातों को मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स बनाया जाता है, और ये तरह की ऐसे तरह के अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कि सामान्य होते हैं और कुछ ऐसे तरह के अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरह के खाते बही होते हैं जो कि गोपनीय होते हैं।
तो ऐसे तरह की स्थिति में बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार वैसे तो हर एक सामान्य साझेदारी में हर एक साझेदार का अधिकार है, लेकिन एक एग्रीमेंट कर लिया जाए कि किसी साझेदार को अगर बही को देखने का या निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा किसी व्यक्ति विशेष साझेदार को, ठीक है, तो ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, तो बहियों का निरीक्षण करने के अधिकार में भी परिवर्तन हम लोग अनुबंध द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में लाभ और हानि में हिस्सा बांटने का अधिकार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय को ही लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे तरह की स्थिति में साझेदारी व्यवसाय का जो रेशियो होगा यानी कि अनुपात होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर चाहा जाए तो साझेदारी व्यवसाय में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रेशियो को परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि एक अनुबंध कर लिया जाए कि जो भी साझेदार होंगे उनका क्या होगा, रेशियो अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए ABCD 4 हैं, 4 साझेदार हैं, तो चारों साझेदारों के बीच में ये एक अनुबंध किया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो रेशियो होगी 4:3:2:1। ठीक है, तो ऐसे तरह से अनुबंध में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि लाभ और हानि को बांटने के अधिकार में भी एक अनुबंध द्वारा परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं, फर्म की संपत्ति पर अधिकार। चूँकि साझेदारी व्यवसाय में सारे साझेदारों का फर्म की संपत्ति पर अधिकार रहता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई साझेदार मान लीजिए कि संपत्ति में उसका किसी भी तरह से अधिकार नहीं बनता है और एक अनुबंध कर लिया गया है कि उसको संपत्ति में यानी कि फर्म के जो भी संपत्तियां हैं उसमें किसी भी तरह से उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जब अनुबंध कर लिया जाएगा तो ऐसा संभव हो सकता है कि फर्म की संपत्ति में उस साझेदार को उसका संपत्ति में उसको हिस्सा ना दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरह के अधिकार थे जो कि अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय के अधिकारों को हम लोगों ने देखा, जिसमें 2 तरह से बांट के देखा हम लोगों ने कि कुछ ऐसे तरह के सामान्य अधिकार जो कि अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं और कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि साझेदारों के जो कर्तव्य बनते हैं कि साझेदारों का फर्म के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है, एक दूसरे के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है, तो उसको भी हम लोग 2 भागों में बांट के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के कर्तव्य अथवा दायित्व। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्म के प्रति यानी कि साझेदारों का फर्म के प्रति जिस प्रकार से अधिकार होता है उसी प्रकार से उनका कुछ दायित्व भी होगा। और दायित्व कहते किसे हैं, तो दायित्व कहते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह से कर्ज लिए हैं तो उसको चुकाना, ये एक तरह का दायित्व हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से सामान्य जीवन में अगर देखें तो जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके पालन पोषण करने का उनका कर्तव्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग व्यवसाय में भी देख सकते हैं कि अगर व्यवसाय से हम लोग कुछ अर्न कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनेगा, साझेदारों का कर्तव्य बनेगा। तो वो सारे तरह के ड्यूटीज़ या फिर उनके जो कर्तव्य होंगे वो कर्तव्य में क्या उसको अनुबंध द्वारा बदला जा सकता है या अनुबंध द्वारा नहीं बदला जा सकता है, तो इसको हम लोग भी 2 भागों में बांट के देखेंगे। कुछ ऐसे तरह के कर्तव्य या फिर दायित्व जिसको कि अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं, जैसे कि कुछ सामान्य कर्तव्य जो अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कुछ ऐसे सामान्य कर्तव्य जो अनुबंध द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। नंबर 1, अधिकतम सामान्य लाभ के लिए कार्य करना। साझेदारी व्यवसाय ही लाभ करने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, तो हर एक साझेदार का ये कर्तव्य बनता है कि वो साझेदारी व्यवसाय में इस उद्देश्य से काम करे कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही हर एक साझेदार को कार्य करना चाहिए और ये उसका ये कर्तव्य बनता है फर्म के प्रति। ठीक है, और इस तरह के कर्तव्य को हम लोग अनुबंध करके भी बदल नहीं सकते हैं। नंबर 2, एक दूसरे के प्रति न्यायनिष्ठ तथा सहृदय होना। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय ही एक दूसरे पे पारस्परिक सद्भावना एवं विश्वास के आधार पे चलती है। ठीक है,
तो विश्वास एक दूसरे के प्रति होना ही चाहिए और हर एक साझेदार दूसरे साझेदार के प्रति न्याय निष्ठ होना चाहिए, न्याय करे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के अधिकारों को का हनन करे या छीन ले। ठीक है, तो ये जो कर्तव्य बनता है एक साझेदार का दूसरे साझेदार के प्रति, ठीक है, या साझेदारों का फर्म के प्रति, तो इस प्रकार के कर्तव्य को हम लोग अनुबंध करके भी नहीं बदल सकते हैं। नंबर तीसरा, सही हिसाब देना। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय में हम लोग जानते हैं कि एक साझेदार फर्म का संचालन कर सकता है या सारे के सारे साझेदार फर्म का संचालन कर सकते हैं। तो ऐसे तरह की स्थिति में सारे साझेदार को क्या होना चाहिए कि सारे साझेदार सही हिसाब प्रस्तुत करें, अन्यथा क्या होगी, एक आपस में मतभेद पैदा होगी और व्यवसाय सही तरह से संचालित नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे के सारे साझेदारों को हिसाब सही रूप में देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, कपटपूर्ण व्यवहार से हानि की पूर्ति करना। कपटपूर्ण, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय हो या किसी भी अन्य तरह का व्यवसाय है, उसमें कपट की जाती है, छल किया जाता है, यानी कि पैसे का गमन हो सकता है, माल का गमन हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से साझेदारी व्यवसाय में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी साझेदार अगर कपट करता है फर्म के साथ, ठीक है, तो छल कपट करता है या किसी साझेदार के साथ कपट करता है, हानि पहुंचाता है, तो उसको वो पूर्ति करने का उस साझेदार को अधिकार है, दायित्व है। वो साझेदार को क्या करना चाहिए, उस साझेदार को जिसके साथ भी उसने कपट किया है, या तो फर्म के साथ या किसी साझेदार के साथ, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो जो कि कपट किया है उसकी पूर्ति करे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। नंबर 5, फर्म को अथवा किसी साझेदार प्रभावित करने वाली समस्त बातों की पूर्ण सूचना देना। किसी भी ऐसे प्रकार की सूचना जो कि साझेदार को या फर्म को प्रभावित करने वाली हो, उस बात की सूचना उस साझेदार को दे देना चाहिए या फर्म को दे देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी तरह की सूचना जिससे कि फ्यूचर में, भविष्य में हानि हो सकती है किसी साझेदार की या फिर फर्म को। ठीक है, तो ऐसे तरह की सूचना उस साझेदार को या फर्म को दे देना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में होने वाली हानियों से पहले ही सुरक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे तरह के कर्तव्य जो कि अनुबंध द्वारा चाह के भी बदले नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे साझेदारों के कर्तव्य जो कि अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। तो साझेदारों के कुछ ऐसे भी तरह के कर्तव्य होते हैं जिनमें अनुबंध करके परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कर्तव्य हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। साझेदारी व्यवसाय में एक समय गुजरने के बाद, समय अंतराल होने के बाद साझेदारों के अंदर हो सकता है कि लापरवाही आ जाए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा साझेदार हो सकता है जो कि लापरवाही बरत रहा हो, व्यवसाय को अच्छी तरह से संचालित नहीं कर रहा हो, या फिर उसके वजह से हानि हुई है उसकी लापरवाही के वजह से। तो उस साझेदार का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी लापरवाही की वजह से अगर साझेदारी किसी अन्य साझेदार को या फर्म को नुकसान हुआ है तो उसकी वो क्षतिपूर्ति करे। ठीक है, और ये कर्तव्य है किसी साझेदार का, इसको अगर चाहा जाए तो अनुबंध द्वारा बदलाव किया जा सकता है। यानी कि पहले से ही अनुबंध कर लिया जाए कि किसी साझेदार से अगर लापरवाही की वजह से अगर फर्म को या किसी साझेदार को हानि हो जाएगी तो वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। तो ऐसा संभव हो सकता है अनुबंध के द्वारा। ठीक है, नंबर 2, लाभ हानि के बराबर बराबर अनुपात में सहना। ठीक है, बराबर बराबर अनुपात में सहना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में लाभ और हानि को पार्टनरशिप डीड के अनुपस्थित होने पे बराबर बराबर बांटा जाता है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा तरह के एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसमें कि सारे साझेदार आपस में तय करेंगे कि उनका जो कर्तव्य था कि पार्टनरशिप डीड अगर अनुपस्थित रहेगा तो लाभ और हानि जो भी होगी उसको वो बराबर बराबर बांटेंगे। अब वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि लाभ और हानि को वो अपने मनचाहे हिस्से में यानी कि रेशियो में, अनुपात में बांटेंगे। तो उस निश्चित अनुपात को अनुबंध के द्वारा तय कर लिया जाए तो उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो जहाँ पे साझेदारों का ये कर्तव्य बनता था कि लाभ और हानि को आपस में पार्टनरशिप डीड अगर अनुपस्थित है तो बराबर बराबर बांटें,
ठीक है, वहीं पे अनुबंध के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह के अधिकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है अनुबंध के द्वारा। नंबर 3, अपने अधिकार दूसरों को ना देना। चूँकि जानते हैं हम लोग कि साझेदारी व्यवसाय सर्वसम्मति से की जाती है, एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास और पारस्परिक सद्भावना के आधार पर की जाती है। तो ऐसे में वो साझेदार जो है एक दूसरे साझेदार के प्रति उसका कुछ दायित्व बन जाता है। तो ऐसे तरह के अपने हित को वो चाह के भी दूसरे साझेदार को नहीं दे सकता है सामान्य परिस्थिति में। लेकिन अगर एक अनुबंध कर लिया जाए कि कोई साझेदार अपने हित को हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि हस्तांतरित करना मतलब क्या, दूसरों को दे देना, ठीक है। तो ऐसा अगर चाहे तो ऐसा संभव हो सकता है एक अनुबंध के द्वारा। तो अपने अधिकार दूसरों को वो चाहे तो दे सकता है अनुबंध करके। नंबर 4, निश्चित अवधि के लिए स्थापित फर्म चालू करने पर। साझेदारी व्यवसाय जब शुरू की जाती है तो जब डीड किया जाता है तो उस डीड में ही सारी बातों का उल्लेख किया जाता है कि साझेदारी व्यवसाय कितने समय तक चलेगी, ठीक है, या उसका समापन कब होगा। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि साझेदारी व्यवसाय का समय पूरा हो चुका है लेकिन समय बीतने के बावजूद भी साझेदारी व्यवसाय चल रही है, तो वो जो समय पीरियड होगा, जो कि समय बीतने के बाद भी व्यवसाय चल रहा है, तो उस परिस्थिति में भी सारे साझेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि वो जिस प्रकार से पहले उनका कर्तव्य बनता था समय के पहले, वो समय बीतने के बाद भी उनका उसी तरह से कर्तव्य रहेगा। लेकिन समय बीतने के पश्चात अगर एक अनुबंध कर लिया जाए कि पहले साझेदारों का जैसा कर्तव्य बनते थे अब वो कर्तव्य नहीं रहेंगे, तो ऐसा संभव है कि ये अनुबंध करके उसमें परिवर्तन कर दिया जाए कि निश्चित अवधि के लिए जो भी फर्म चालू किया गया था अब उसके समय बीतने के बाद उसके कर्तव्यों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो अनुबंध द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। नंबर 5 को देखा जाए, निजी लाभ के प्रति हिसाब देना। निजी लाभ के प्रति हिसाब देना, अब ये निजी लाभ क्या है, जैसे कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई साझेदार फर्म का नाम इस्तेमाल करके अपने निजी हित के लिए लाभ करता हो, ठीक है, यानी कि कोई साइड से अगर अलग से बिजनेस कर रहा हो और उस फर्म का नाम इस्तेमाल करके वहाँ से लाभ कर रहा हो, ठीक है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि फर्म के नाम का इस्तेमाल करके या उसका साख का इस्तेमाल करके जो भी उसने लाभ कमाया है वो लाभ फर्म को वापस कर दे, ठीक है। लेकिन अनुबंध के द्वारा एक ऐसा अनुबंध कर लिया जाए, कोई साझेदार ये अनुबंध कर ले कि वो फर्म के नाम का इस्तेमाल करके वो अपने अन्य तरह के व्यवसाय से भी लाभ कमाएगा, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो निजी लाभ के प्रति हिसाब देना, ये जो कर्तव्य बनता है एक साझेदार का, वो चाहे तो इसमें अनुबंध करके परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि वो एक अनुबंध कर ले कि अगर फर्म का नाम और साख का इस्तेमाल करके वो लाभ कमाएगा तो वो फर्म को वापस नहीं करेगा, तो ऐसा संभव है। तो ये थे कुछ ऐसे तरह के कर्तव्य जो कि अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं, यानी कि अनुबंध करने के पश्चात साझेदारों के कर्तव्यों में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों ने साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के अधिकार एवं दायित्वों को हम लोगों ने देखा, ठीक है, विभिन्न तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग देखेंगे इम्प्लाइड राइट्स को। इम्प्लाइड राइट्स यानी कि गर्वित अधिकार। तो आइए चलिए जानते हैं कि इम्प्लाइड राइट्स या गर्वित अधिकार क्या कहलाता है। इम्प्लाइड राइट्स या गर्वित अधिकार क्या होता है। गर्वित शब्द पे से पहले ध्यान देते हैं। तो गर्वित का मतलब क्या होता है। गर्वित मतलब होता है कि गर्व का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, यानी कि माँ के पेट में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो गर्भ होता है वहाँ पे बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, सबसे पहले। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब माँ के पेट से बच्चा उसमें जन्म ले लेता है तो उसी प्रकार से पिता के संपत्ति पे भी उसका अधिकार हो जाता है। यहाँ पे गर्वित कहने से मतलब क्या है, तो कुछ ऐसे तरह के अधिकार जो कि गर्वित होते हैं, यानी कि उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो अपने आप में वो अधिकार लागू हो जाता है। जब कोई भी साझेदार साझेदारी व्यवसाय का साझेदार बनता है, जब कोई भी व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय का
साझेदार बन जाता है तो अपने आप में उसका वो जो अधिकार है साझेदार बनते ही लागू हो जाता है, बल्कि उसको मुंह से कहने की या किसी भी तरह से एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो अधिकार होते हैं, जो इम्प्लाइड राइट्स होते हैं साझेदारों के, वो कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, ये कौन कौन से गर्भित अधिकार हैं, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द इम्प्लाइड राइट्स, यानी कि साझेदारों के जो गर्भित अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 देखा जाए, फर्म का सामान बेच सकता है। कोई भी साझेदार जब फर्म का साझेदार बन जाता है तो उसको ये गर्भित अधिकार है, साझेदार बनते ही उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो फर्म के संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन किस प्रकार की संपत्ति, क्या व्यवसाय का संचालन हो रहा है और व्यवसाय की जो संपत्ति है उसको बेच सकता है? नहीं, व्यवसाय में लाभ के दृष्टिकोण से या फिर कुछ ऐसे तरह की संपत्ति जो कि नष्ट हो चुकी है, ठीक है, वेस्ट हो रही हो, उसको वो बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्म की सारी संपत्ति को बेच के और पैसा स्वयं रख लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे तरह का अधिकार है ये कि फर्म के हित के लिए कुछ संपत्तियों को वो बेच सकता है, ये है उसका गर्भित अधिकार। नंबर 2, फर्म के लिए सामान खरीद सकता है। कोई भी साझेदार फर्म के लिए सामान को खरीद सकता है या फिर जिसको अनुबंध में अधिकार दिया गया वो खरीद सकता है। लेकिन गर्भित अधिकार के देखा जाए कि कोई भी साझेदार, अगर कोई भी व्यक्ति साझेदार बन जाता है फर्म का, तो उसका ये गर्भित अधिकार है कि वो फर्म के लिए सामान खरीद सकता है। नंबर 3, फर्म के लिए भुगतान प्राप्त कर सकता है। कोई भी साझेदार फर्म के लिए भुगतान प्राप्त कर सकता है, यानी कि फर्म को कोई व्यक्ति पैसा देना चाहता है तो उस पैसे को वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी साझेदार, हर एक साझेदार फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। एजेंट यानी कि क्या, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इसलिए उसको क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ये भी उसका गर्भित अधिकार है। नंबर 4, फर्म के ऊपर किसी मुकदमे की रक्षा कर सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि व्यवसाय पे कोई अन्य पक्षकार या कोई अन्य व्यक्ति फर्म के ऊपर केस कर दे, तो हर एक व्यक्ति का साझेदार बनते ही ये गर्भित अधिकार हो जाता है कि वो साझेदारी जो व्यवसाय है उसको किसी भी तरह के केस से बचाने के लिए वो क्या कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उस केस से फर्म को बचाए, मुकदमे से उसकी रक्षा करे, ठीक है। नंबर 5, चेक तथा अन्य विनिमय पत्रों को ले दे सकता है। चेक तथा विनिमय पत्र, चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसको वो चाहे तो इशू कर सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है, ये भी उसका गर्भित अधिकार है। नंबर 6, फर्म की साख या संपत्ति पर रुपया उधार ले सकता है। हर एक साझेदार का ये गर्भित अधिकार बन जाता है कि वो फर्म के नाम का इस्तेमाल करके, गुडविल का इस्तेमाल करके वो चाहे तो कर्ज प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्ज प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल हित के लिए नहीं, बल्कि फर्म के लिए वो प्राप्त कर सकता है, कर्ज प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो ये भी उसका गर्भित अधिकार है। नंबर 7, संपत्ति को बंधक करके फर्म को बाध्य कर सकता है। कोई भी साझेदार फर्म की संपत्ति को प्लेस कर सकता है, यानी कि बंधक रख सकता है, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय को मान लीजिए कि पैसे की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो उसको क्या कर सकता है, वो बंधक के रूप में रख सकता है, उसका ये अधिकार है। नंबर 8, फर्म के कारोबार के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। कोई भी साझेदार फर्म में साझेदार बनते ही कर्मचारी को फर्म के लिए नियुक्त कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यवसाय को कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती रहती है, ऐसे में हर एक साझेदार का ये राइट है, ये अधिकार है, ये गर्भित अधिकार बन जाता है साझेदार बनते ही कि वो किसी भी कर्मचारी को वो नियुक्त कर सकता है, तो नियुक्त करने का उसको गर्भित अधिकार है, ठीक है। नंबर 9, फर्म के विनिमय साध्य विलेख पत्र को भूनना अथवा कटौती करा सकता है। भूनना या फिर कटौती करना का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय में चेक प्राप्त होते हैं या फिर चेक किसी को इशू किया जाता है, उसी प्रकार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो हम लोग किसी को इशू करते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको प्राप्त होता है। तो हर एक हर एक व्यक्ति का फर्म का साझेदार बनते ही उसको ये गर्भित अधिकार प्राप्त हो जाता है कि फर्म को जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्राप्त हुए हैं या फिर जो चेक प्राप्त हुआ है उसका वो भुना सकता है, यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि उसको मैच्योर करा सकता है,
मैच्योरिटी होने पे, उसका मैच्योरिटी पीरियड होने पे उसका पैसा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। या फिर कटौती करा सकता है, अथवा कटौती करा सकता है, यानी कि डिस्काउंटिंग करा सकता है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि कम पैसा प्राप्त करके। जैसे कि मान लीजिए कि चेक का पैसा है 5 लाख रुपए का, तो अभी मैच्योरेशन पीरियड नहीं हुआ है और मैच्योरेशन पीरियड होने के पहले ही पैसा हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बैंक के पास और उसको डिस्काउंटिंग करा लेते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति को भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या इसको हस्तांतरित कर देते हैं और उससे पैसा प्राप्त कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए 5 लाख रुपए का है वो, तो 5 लाख रुपए हमें 5 लाख का 5 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस समय अभी उसके मैच्योरेशन में समय पूरा नहीं हुआ है, मैच्योरेशन का समय पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख के जगह पे जैसे कि मान लीजिए कि 4,95,000 रुपया ही मिले, तो ऐसे में 5,000 रुपया जो हमारा नष्ट हो रहा है वो क्या है? डिस्काउंटिंग है, ठीक है, यानी कि कटौती है। तो हर एक साझेदार का, किसी भी व्यक्ति का साझेदार जब वो बन जाता है किसी फर्म का, तो उसको ये गर्भित अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो विनिमय साध्य विलेख पत्र को या फिर चेक को वो भुना सकता है या कटौती करा सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्प्लाइड राइट्स, ठीक है। प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बने रहें राइन एकेडमी के साथ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो को लेके। धन्यवाद।